हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो कि इकाई नंबर 2 में है। यूनिट 2 है। यूनिट 1 हमने छोड़ दी क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो यूनिट 2 में हमें देखने को मिलेगी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी का आंतरिक भाग, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिकी, भूकंप एवं ज्वालामुखी। ये सब सेकेंड यूनिट में हम कवर करेंगे। तो चैप्टर भी हमारा सेकंड है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, आज की जो पृथ्वी हमें दिखाई देती है, यहाँ पर पानी, अलग अलग जीव जंतु, वो सब कैसे आए, उस सब के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पर नर्सरी की क्लास से शुरू कर रहे हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से हम यही स्टोरी को पढ़ते हैं, इस कविता को पढ़ते आते हैं। तारों भरी रात हमें हमेशा आकर्षित लगती है। इन सभी तारों में हमने देखा कि असंख्य प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे कि आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, सारी फॉर्मेशन वगैरह किस तरह से हुई थी, उस सबसे रिलेटेड। तो आरंभिक सिद्धांत इसके लिए दिए जाते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति हुई है। आरंभिक सिद्धांत में पृथ्वी की उत्पत्ति अगर हम देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। जो अलग अलग हाइपोथेसिस थी, उन सब की प्रस्तुति की थी अलग अलग लोगों ने। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांत का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया। सबसे पहले जो हमें इसका परिकल्पना देखने को मिलती है वो इमैनुअल कांत के द्वारा देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद में जो गणितज्ञ थे लाप्लेस, उन्होंने इसमें संशोधन करके इसको सुधारने की कोशिश की थी, जिसको कहा गया निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। इन्होंने बताया कि कोई एक बादल है जिसमें धूल के कण और गैस उपस्थित हैं। वो बहुत तेजी से घूम रहा था, घूमने के कारण इसमें संपीड़न लगा, यानी कि ठोस अवस्था में होता गया, और यहाँ से जो हमारा सौरमंडल है उसका निर्माण होता है। 1950 ईस्वी में रूस के ओटो शिमिट व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किए। जो निहारिका परिकल्पना लाप्लेस ने इसमें संशोधन किया था, अब फिर से जो ओटो शिमिट थे और कार्ल वाइजास्कर थे, इन्होंने फिर से इसमें संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य एक और निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी हुई थी। इन्होंने बताया जो निहारिका है, जो बादल है गैस का, वो चारों ओर घिरा हुआ है, चारों ओर से उसको घिरे हुए है। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तश्तरी की आकृति का बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने बताया कि जो तश्तरी थी, एक तश्तरी रूप में, जैसे हमें अपना आज का सौरमंडल दिखाई देता है, थोड़ा तश्तरी टाइप में, चपटी प्लेट टाइप में, उस तरह से घूमे जा रहा था और बीच में अधिक ताप और दाब होने के कारण यहाँ पर हमें सूर्य का निर्माण होता हुआ नजर आता है। अंततोक्त वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया था। तो ये सबसे पहले सिद्धांत थे। फिर आधुनिक सिद्धांत आते हैं। आधुनिक सिद्धांत में हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति दिखाई देती है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। अलग अलग थ्योरी दी जाती है आधुनिक समय के ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य और सबसे सही मानी जाती है वो मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी। अभी तक सबसे सटीक इसी को माना गया है, हालांकि अभी रिसर्च चल रही है, और भी थ्योरी आ सकती है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल, जो एक वैज्ञानिक रहे थे, ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। इन्होंने बताया जो ब्रह्मांड का निर्माण हमारा हुआ है, उसमें जो ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तार कर रहा है, यानी कि अभी भी फैलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड स्थिर है, वो अभी भी आगे की ओर विस्तार कर रहा है। आप प्रयोग कर सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि एक गुब्बारे लें और उस पर कुछ निशान लगाएं। एक गुब्बारा लेकर अगर हम उस पर कुछ डॉट 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 जैसे निशान लगाएं और फिर इस गुब्बारे को फुलाएं, तो हम पाएंगे कि जो गुब्बारा है उसका आकार बड़ा हो रहा है। और बड़ा होने के कारण जो उसमें डॉट के निशान हमने लगाए हैं वो दूर दूर जा रहे हैं, यानी कि आपस में अलग अलग होते जा रहे हैं। लेकिन हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जब हम
गुब्बारे को फैलाएंगे तो उस पर जो निशान लगाए हैं, जो डॉट के निशान हमने लगाए हैं, उनका विस्तार भी हो रहा है। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि ब्रह्मांड तो विस्तार कर रहा है, आगे की ओर गति कर रहा है, लेकिन जो उस पर निशान है, यानी कि जो उसमें गैलेक्सी हैं, उनका विस्तार नहीं हो रहा, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, खुद का आकार उनका बड़ा नहीं हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ गलत भी बताया जाता है। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों की बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह जो उस पर लगाए गए होते हैं डॉट, वो भी बढ़ते हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रक्षेपण आकाशगंगाओं के जो विस्तार है वो विस्तार नहीं हो रहा है, यानी कि आकाशगंगाओं का आकार नहीं बढ़ रहा है, उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से मान्य है, केवल आंशिक रूप से ही मान्य है, पूरी तरह से सही नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ था। जो बिग बैंग थ्योरी दी गई, इसमें अलग अलग स्टेज हुए जिसमें ये थ्योरी होती है पूरी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट है, उसमें आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। माना जाता है कि जब तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले एकाकी गोलक था एक बहुत छोटा सा बिंदु, एक परमाणु से भी छोटा, क्योंकि परमाणु का निर्माण भी इसके बाद हुआ है। वो सारे जो पदार्थ हैं जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो इसी एकाकी गोलक में सिमटे हुए थे, इसी में थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। इसका तापमान और घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। बाद में जब इसका घनत्व और ताप बहुत ज़्यादा हो गया तो इसमें एक महाविस्फोट होता है। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13 अरब वर्षों पहले हुई थी। कुछ 13.8 कहते हैं, कुछ 13.7 कहते हैं, लगभग में इतने अरब वर्षों पहले इसका ये वाली घटना घटी थी जो एकाकी गोलक बिंदु में विस्फोट हुआ था। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। जो ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है। जब इसमें विस्फोट हुआ था तो माना जाता है कि ब्रह्मांड बहुत तेजी से आगे की ओर फैला था, मतलब चारों दिशाओं में ब्रह्मांड फैल गया था, और फिर ये धीरा हो गई, मतलब इसमें थोड़ी धीमा जा गई, तो ये धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। लेकिन आज भी जो हमारा ब्रह्मांड है वो आगे की ओर विस्तारित हो रहा है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। विस्फोट के बाद एक सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहत विस्तार हुआ। इसके विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। जब विस्फोट की घटना हुई, जब एकाकी गोलक में विस्फोट हुआ तो उसमें 3 मिनट के अंतर ही पहले परमाणु का निर्माण होता है, और यहाँ पर बनता है परमाणु, और परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं हमारे अणु, और अणुओं से मिलकर के ही प्रत्येक चीज का निर्माण होता है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना, यानी कि जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, ना कि उनमें विस्तार हो रहा है। होयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था जो ब्रह्मांड है वो स्थिर है, वो फैल नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तारों के निर्माण की अगर हम बात करें तो अब तक हमने देखा ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो कैसा हुआ है। अब हम बात करते हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ है। जो हमें आसमान में चमकते हुए नजर आते हैं वो तारे होते हैं जिनमें ऊर्जा होती है, रोशनी होती है, बहुत अधिक गर्म होते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होती है। जो हमारी आकाशगंगाएं होती हैं उनमें लाखों अरबों तारे मौजूद होते हैं। इनसे मिलकर के ही हमारी आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मापक है, ना कि प्रकाश का। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया है। निहारिका क्या होती है? जिसमें गैस और धूल के कण मौजूद होते हैं। एक बादल नुमा ये संरचना होती है, इसको हम निहारिका कहते हैं।
क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए हैं। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। तारों का जो जनक माना जाता है वो निहारिका को माना जाता है। निहारिका बनी, जो गैस और धूल का बादल होता है, घूमते घूमते इसमें संपीड़न, जो गुरुत्वाकर्षण बल है बाहर से, वो लग रहा है, जिसके कारण ये संपीड़न हुआ। संपीड़न होने के कारण ये प्रोटोस्टार में बदलता है, और प्रोटोस्टार में बदलने के बाद जब इस पर अभी भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है, ये संपीड़ित हुए जा रहा है, तो इसमें जो इसका नाभिक है उसमें नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है, जिसके कारण इसका जो ताप है वो बढ़ जाता है, और ताप बढ़ने के कारण इसमें जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होने लगती है। ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण इसमें जो रोशनी है वो आ जाती है, इसके कारण ये चमकते हैं, और यहीं से फिर हमारे तारों का निर्माण होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था, लगभग में। तो प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का मापक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, इतनी स्पीड से प्रकाश चलता है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। तो इतनी दूरी के हिसाब से जो प्रकाश है वो हमारा चलता है। अब हमने देखा तारों का निर्माण कैसे हुआ, निहारिका से। ग्रहों के निर्माण की बात करें तो ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। अलग अलग अवस्थाओं में ग्रहों का निर्माण हुआ, जो हमारे प्लैनेट्स हैं। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। जो तारे होते हैं वो निहारिका के अंदर, क्योंकि हमें पता है निहारिका से तारों का निर्माण होता है, तो उसमें गुंथित झुंड बना लेते हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ, और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तश्तरी, रोटेटिंग डिस्क का विकसित हुई थी। जो विकास है वो हुआ। जो हमारी निहारिका है, निहारिका के अंदर तारे, क्योंकि उस पर अभी भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, जो ऊर्जा है वो हाइड्रोजन से हीलियम में बदल रही है, वो लगातार गति कर रहा है, घूम रहा है, और घूमने के कारण यहाँ पर जो धूल कण हैं, गैस हैं, वो पास में आने लगी, और पास में आने के कारण एक जो तश्तरी है, एक डिस्क के फॉर्म में, चपटी प्लेट के फॉर्म में ये बनने लगा। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ, और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों को रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसंजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए हैं। जो छोटे छोटे ग्रहाणु होते हैं, इन्हीं से मिलकर फिर ग्रहों का निर्माण होगा, इनका निर्माण हो जाता है। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए, और गुरुत्वाकर्षण बादल बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए, क्योंकि अभी भी लगातार इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगे जा रहा है, जिसके कारण ये पास पास आ जाते हैं। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु होती है। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्तित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों का रूप ले लेते हैं। अधिक जब ये पास पास में आ जाते हैं ग्रहाणु, तो इकट्ठे होकर के ये ग्रह बन जाते हैं। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, तो क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, क्योंकि यहाँ पर ना तो पानी था, ना पेड़ पौधे थे, कुछ नहीं था, ना जीवन था, केवल एक आग का गोला थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई, जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। कुछ तो ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो आज की पृथ्वी जैसी हमें दिखाई देती है। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 406 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास किस प्रकार हुआ था। पृथ्वी की संरचना परतदार है, जिसमें परतें हैं, लेयर हैं। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं, और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। स्थल मंडल का विकास किस प्रकार से हुआ, तो ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के, जो कि हमारे ब्रह्मांड में ही उपस्थित होती हैं, उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं, क्योंकि वो भी उसी पदार्थों से बने हैं जो उल्का हैं।
और हमारी जो पृथ्वी है वो भी उन्हीं पदार्थों से मिलकर बनी है, तो इससे इसके अध्ययन में हमें आसानी में पड़ती है। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने या गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी की आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग होना शुरू हो गए। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, जब उसमें फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, जब वो आज की जैसी बननी स्टार्ट हुई, तो उसमें क्या हुआ, जो भारी पदार्थ थे, जो भारी धातुएं थी, वो पृथ्वी के कोर में जाने लगी। क्योंकि जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे जाती हैं, जबकि जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर आती हैं। और इसी प्रकार से जो गैसें थी वो पृथ्वी के ऊपर आई, जबकि जो धातुएं थी वो पृथ्वी के नीचे, जो कोर है, मेंटल है, वहाँ पर जा गई। तो हल्की धातुएं हमें ऊपर वाली परत में देखने को मिलती हैं। भारी वाली जैसे कि निफे और निकल हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम निफे कहते हैं। फेरिस और निकल वो पृथ्वी के कोर में दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से जो गैसें हैं वो पृथ्वी के ऊपर आई, जिससे हमारे वायुमंडल का भी निर्माण हुआ। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अनंतोक्तवा यह पृथ्वी की भूपर पट्टी के रूप में विकसित हो गए। जो हमें भूपर पट्टी पृथ्वी की दिखाई देती है, जिस पर हम चलते हैं फिरते हैं, सड़क वगैरह बनाते हैं, वो भूपर पट्टी होती है, उसमें आ गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटक जियांट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। हम देखते हैं जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, जब हमारी पृथ्वी से एक जो क्षुद्र ग्रह है, जो खगोलीय पिंड है, वो टकराया। टकराने के कारण हमारी पृथ्वी टेढ़ी भी हो गई और जो चंद्रमा है उसका निर्माण हुआ था। तो उस टाइम पर भी जो पृथ्वी है उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण यहाँ पर जो हम देखते हैं डायनासोर वाला टाइम पीरियड जो था वो भी इसी तरह से कुछ तबाह हुआ था। तो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया था, जलकर खाक हो गया था, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी की धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे परपट्टी, प्रावार जिसको मेंटल कहते हैं, बाह्य क्रोड, आउटर कोर और आंतरिक क्रोड, इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग के आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्ययन में, जो अध्याय है, उसमें करेंगे। वायुमंडल व जलमंडल का विकास इस प्रकार से हुआ। तो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। हम सबसे ज़्यादा अपने जो वायुमंडल में गैसों को देखते हैं वो देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मेरे ख्याल से ये 78% और 21% है। 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन, बाकी सब 1% और कुछ है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में हमें बताई गई है। जो आगे के चैप्टर हैं उसमें हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस से संशोधित किया। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। यानी कि जितने भी ग्रह हैं ऐसा सभी पर माना जाता है, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या फिर समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। जो वायुमंडल का हमारा विकास हुआ है उसकी पहली अवस्था मानी जाती है। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आईं, इसे गैस उत्सर्जन
कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई, क्योंकि जो पृथ्वी का तापमान है वो बिल्कुल माइनस में जा चुका था। बहुत ठंडी हो चुकी थी पृथ्वी, पूरी तरफ जो बर्फ ही बर्फ थी, बस बर्फ नजर आ रही थी। लेकिन CO2 के बढ़ने के कारण यहाँ का तापमान बढ़ा। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ था, क्योंकि जो जीवन का विकास माना जाता है वो पानी में ही माना जाता है सबसे पहले। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। जो ऑक्सीजन था वो वायुमंडल में आ गई। जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है, क्योंकि पहले जो हमारे ब्रह्मांड है उसका फॉर्मेशन हुआ, तारे बने, और जो हमारी गैलेक्सी है उनका निर्माण हुआ, फिर इसके बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ, हमारी पृथ्वी की फॉर्मेशन हुई। कई बार हमने देखा ये बनी, फिर इसका तापमान बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर कुछ जो थी यहाँ पे वर्षा वगैरह होने लगी। उसके बाद में जो सबसे लास्ट स्टेज था पृथ्वी की उत्पत्ति का, वो था जीवन का निर्माण। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। जो चट्टानें होती हैं उनसे हमें, और जो उसमें उपस्थित जीवाश्म होते हैं उनके कारण हम उस टाइम की चीज़ों के बारे में पता कर पाते हैं। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था पृथ्वी पर। तो आज के चैप्टर में हमने देखा तारों का फॉर्मेशन, जो पूरा ब्रह्मांड है वो कैसे बना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन कैसे आया। आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।